नमस्कार मित्रों, मैं हूं अमित। लीगल कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम एंड अदर्स केस की, जिसे हम आमतौर पे शाहबानो केस के नाम से भी जानते हैं। ये बात है 1932 की। मोहम्मद अहमद खान, जो कि इंदौर के जाने माने लॉयर थे, शाहबानो से उनका निकाह होता है और निकाह के बाद 5 बच्चों का जन्म होता है, जिसमें 3 बेटे और 2 बेटियां होती हैं। शादी के 14 साल बाद 1946 में मोहम्मद अहमद खान ने दूसरी महिला से शादी कर ली, जो कि उनकी उम्र से काफ़ी कम थी। साल 1975 में शाहबानो 62 वर्ष की थी जब उनके पति मोहम्मद अहमद खान ने शाहबानो को बच्चों समेत घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद शाहबानो अब स्वयं पर निर्भर हो गईं। इस उम्र में वो अपने को कैसे मेंटेन कर सकती थीं, इस पर प्रश्न चिन्ह लग गया। जिसके बाद 1978 में शाहबानो ने CRPC की धारा 125 में मेंटेनेंस के लिए इंदौर के जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ अपील की। इस मेंटेनेंस की अपील में शाहबानो ने 200 रुपये प्रति माह की मांग की, जो कि उसके पति मोहम्मद अहमद खान ने शाहबानो को घर छोड़ते वक्त देने का वचन दिया था। इस अपील के बाद 1978 में मोहम्मद अहमद खान शाहबानो को 3 तलाक दे देते हैं और कोर्ट में कहते हैं कि मेरे द्वारा शाहबानो को 3 तलाक दिया जा चुका है और अब वो मेरी लीगल वाइफ नहीं है, इसके कारण मैं उसके मेंटेनेंस का जिम्मेदार नहीं हूँ। इन सभी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट मोहम्मद अहमद को 25 रुपये प्रति माह मेंटेनेंस देने का आदेश देती है, लेकिन शाहबानो इससे संतुष्ट नहीं होती है। इसके बाद 1 जुलाई 1980 को एक रिवीजनल एप्लीकेशन माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में देती हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट मेंटेनेंस के अमाउंट को बढ़ाकर 189 रुपये 20 पैसे प्रति माह देने का आदेश देते हैं। जिसके बाद मोहम्मद अहमद खान इस आदेश के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं और कहते हैं कि तलाक के बाद मैं अपनी वाइफ से किसी भी प्रकार का कनेक्शन नहीं रख सकता, क्योंकि ये इस्लामिक कानून के खिलाफ है और इस्लाम धर्म में ये हराम भी है। इस कारण मैं लीगली बाउंड नहीं हूँ अपनी तलाकशुदा वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए। इद्दत और महर की जितनी राशि का वचन मैंने दिया था, मैं उतना पैसा दे चुका हूँ। इन तमाम दलीलों के बाद 5 जजों की बेंच ने अपील में वाद बिंदु यानी इशूज को फ्रेम किया, जिसमें कुछ प्रश्न इस तरीके से बने। क्या CRPC की धारा 125 मुस्लिम धर्म पर एप्लीकेबल है या नहीं? क्या तलाक के बाद दी गई महर की राशि उपयुक्त यानी सफिशिएंट है? क्या इसके बाद पति अपनी पत्नी के मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार है या नहीं? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी धर्मों पर एप्लीकेबल है? तारीख 3 फरवरी 1981 माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाते हैं, जिसमें मोहम्मद अहमद खान की अपील को खारिज करते हुए माननीय MP हाई कोर्ट के आदेश पर मोहर लगा देते हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि CRPC सेक्शन 125 सबसेक्शन 3 सभी धर्मों पर एप्लीकेबल है बिना किसी भेदभाव के। साथ ही साथ यह भी कहा कि सेक्शन 125 CRPC और मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। पति अपनी पत्नी के प्रति जिम्मेदार होता है, उस पर अपनी पत्नी को मेंटेन रखने की जिम्मेदारी होती है। जो पत्नी अपने आप को मेंटेन रखने योग्य नहीं है, लेकिन यदि पत्नी अपने आप को मेंटेन रखने योग्य है तो वहाँ पे पति जिम्मेदार नहीं होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश में मुस्लिम धर्म के लोगों का विरोध उमड़कर सामने आ जाता है, जिसके बाद संसद एक नया कानून मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 लाती है, जिसमें सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 इस बात को कहता है कि जब किसी मुस्लिम पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस की अपील की जाएगी तो मजिस्ट्रेट दोनों पक्षों को सुनेगा और दोनों पक्षों से ज्वाइंटली या सेपरेटली डिक्लेरेशन लेगा कि क्या वे सेक्शन 125 CRPC में अपना केस चलाना चाहते हैं या नहीं। तभी यह केस 125 में चलेगा। यदि कोई भी पक्ष इसका विरोध करता है तो सेक्शन 125 CRPC में यह केस नहीं चलाया जाएगा। यानी कुल मिलाकर इद्दत तक पति को पत्नी को मेंटेनेंस देना होगा। संसद द्वारा इस कानून के पारित करने के बाद शाहबानो के वकील डीन लतीफ़ी द्वारा इस कानून की वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है।
डैनियल लतीफ़ी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट हारमोनियस कंस्ट्रक्शन वाला अप्रोच सामने रखते हैं और कहते हैं कि इस कानून में कहा गया है कि मुस्लिम महिलाओं को मेंटेनेंस केवल इद्दत पीरियड तक मिलेगा, लेकिन यह कहीं नहीं लिखा गया कि केवल और केवल इद्दत पीरियड तक ही मिलेगा। तो इद्दत पीरियड तक आप मुस्लिम पर्सनल लॉ से मेंटेनेंस देते रहें और इसके बाद सेक्शन 125 सीआरपीसी के हिसाब से मेंटेनेंस देना होगा। यानी अब डिक्लेरेशन की आवश्यकता को ख़त्म कर दिया और कहा कि पर्सनल लॉ किसी के भी अधिकारों को दबा नहीं सकते। इसके बाद आज तक किसी भी धर्म की महिला अपने पति से सीआरपीसी 125 में भरण पोषण की डिमांड कर सकती है। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम एंड अदर्स केस में 5 जजों की बेंच थी, जिसमें जस्टिस YV चंद्रचूड़, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, जस्टिस DA देसाई, जस्टिस O चिन्नप्पा रेड्डी और जस्टिस ES वेंकटा रमैया शामिल थे। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।